खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और ये खबर सुनाते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको, इसलिए कि खबर भी है और खुशखबरी भी है। और वो ये है कि आपके इल्म में है पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, भले वो कोई नागहानी आफत हो, कोई फौरी तौर पे हादसा हो, कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो, वन सर्विस यू कैन रियली ट्रस्ट कि आप कॉल करेंगे आपको रिस्पांस मिलेगा, आप वहाँ से उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आग लगने के वाक़यात हों, किसी के रोड एक्सीडेंट के मामलात हों, खुदा न खासा कोई हादसा हो किसी भी किस्म का, और कभी भी जो इनके एहलकार है ना जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, इनके ऊपर कोई स्कैंडल नहीं बना पड़ा। हाँ, कि इनसे कहा जाए कि जी कि इन्होंने कभी पैसे मांग लिए, इन्होंने कभी ये कर लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो हम इनको देखते ही हैं कि ये बड़े इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये पहले एशिया की पहली जिसे कहना चाहिए डिजास्टर रिस्पांस टीम की क्लासिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल हुई है। और इस हवाले से हमारे साथ हैं एशिया की पहली खातून रेस्क्यूअर, यानी पहली खातून जिसे कि अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन का एजाज़ हासिल, उस टीम का हिस्सा है और ये वाहिद खातून है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इसीलिए हमने इनको बुलाया। दीबा शहनाज हमारे साथ मौजूद है जो कि तर्जुमान भी हैं रेस्क्यू 1122 की। अस्सलाम वालेकुम दीबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगी पाकिस्तान को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। और आपने लीड लिया, आपके चैनल ने लीड ली कि इस टीम को एक्नॉलेज करें, क्योंकि ये क्रिकेट की तरह या दूसरे किसी खेल की तरह कोई खेल नहीं था जिसको कोई समझ सकता। और आप चूँकि डे वन से रेस्क्यू सर्विस की देख रही हैं इसके काम को, और आपने इसको एक्नॉलेज किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये टीम वाकई ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, जनूबी एशिया के लिए एजाज़ की बात है कि इस वक्त हम जब 2005 था ज़लज़ला आया था तो हम बेबस थे, हम टीमें बाहर से मंगवाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम की सर्ट क्लासिफिकेशन के बाद पाकिस्तान भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर खुदा न ख्वास्ता कोई सानहा आ जाता है तो वहाँ पे अपनी सर्विसेज, अपनी डिज़ास्टर रिस्पांस की फ़ोर्स भेज सकता है, और वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेंड हो चुका है। बिल्कुल सच है। पहली बात तो ये कि फिर अब आपको इंडिविजुअली मुबारक, पहली खातून रेस्क्यूअर। एक तो खातून का इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाना ही बड़ा मुश्किल समझा जाता है कि वो कैसे डिज़ास्टर, वो तो फेंट हो जाती हैं देखकर खून और कोई ऐसा हादसा, तो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स, कमेंडेबल जॉब। दूसरा, आपको फील कैसा होता है ये टाइटल आपके पास है कि एशिया की पहली वो खातून है जो कि डिज़ास्टर रिस्पांस टीम की मेंबर हैं, जो कि क्लासिफाइड है, सर्टिफाइड है अक़वाम मुत्तहिदा से? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इससे पहले कि मतलब इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं रेस्क्यू 1122 का हिस्सा हूँ, जो खिदमत इंसानियत का सफ़र जब शुरू हुआ था तो इस टीम का हिस्सा बनी थी। और नो डाउट कि ये क्रेडिट जो है हमारे फाउंडर, डायरेक्टर जनरल और जितनी हमारी पायनियर टीम है, और ख़ास तौर पे इस टीम के जो टीम कमांडर भी हैं और टीम लीडर भी डॉक्टर रिजवान नसीर, डॉक्टर फरहान खालिद, जिन लोगों ने एक स्पेस बनाई, क्योंकि फ़ीमेल्स को अमूमन समझा नहीं जाता कि वो भी इन तमाम कामों को उस तरह से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टाइटल है ये अपनी जगह खुद एक एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। मैं तो सिर्फ रेस्क्यूअर होना ही बहुत बड़ा एजाज़ समझती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम तो उन लोगों में लिखा जाएगा जो दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, मदद करते हैं, और एक अपने पाकिस्तान के झंडा ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी सफ़े अव्वल में खड़ा करते हैं। अच्छा, अभी तो यूनिफॉर्म में आप हमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी वो लग रही हैं। आम जिंदगी में भी आप इतनी मतलब है मजबूत हैं, घर में जो छोटे मोटे डिजास्टर होते हैं उसमें भी आप ही काबू पाती हैं कि उसके लिए आप भी किसी को आवाज़ दे रही होती हैं कि अब्बू आ जाएं, भाई आ जाएं, कोई आ जाए यहाँ पे हेल्प करे, खुदा ना खासा। जैसे खातून तो छिपकली देख के भी डर जाती है ना, तो वहाँ पे भी आप ही डिजास्टर रिस्पांस में जिम्मेदारी। मुझे लगता है घर वाले बुला लेते होंगे, भाई बुला लेते होंगे, वालिद बुला लेते होंगे कि यार आ जाना, यहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया। अच्छा, आपने शुरू कर ही ली बात तो बता दूं, फ़रा के साथ मेरा ताल्लुक़ 14-15 साल पुराना है। हाँ। और इस दौरान जो हमारा डिसकंटिन्यूटी हुई, उसके दौरान जो डिज़ास्टर घरों में आए थे, वो जो हर एक के साथ कभी ना कभी होता है, तो अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो डिज़ास्टर घर में जो फेस किया, तो उसमें भी घर में भी बीइंग एल्डर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ बढ़ गई, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी सर अंजाम दे रही हूँ। और उसमें सारे लोग चूँकि बहन भाई सब छोटे हैं, सबकी एजुकेशन और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल सिंस एवर, पहले दिन से। मेरे साथ जब प्रोफाइल शेयर किया ना फ़रा ने बात की, तो
कई मेजर ऑपरेशंस थे जिनमें आपने हिस्सा लिया है। कुछ जो है ना हमारे नाजरीन के साथ, जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए कौन से वो मेजर ऑपरेशंस थे जो मुश्किल भी बहुत थे और आपने उनमें हिस्सा लिया। जी, परेड लैंड बम ब्लास्ट इंसिडेंट था जो जुम्मा के दिन, जिस वक्त सारे नमाज के लिए और मेल कुलीग हमारे उस वक्त जुम्मे की नमाज के लिए गए हुए थे और कॉल आई और मैंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और क्रॉस फायरिंग में उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराया और उसकी अप्रिसिएशन मेजर जनरल उल्फत ने हमारे डायरेक्टर जनरल साहब को भिजवाई भी थी। इसके अलावा भी अगर मारगला एयर क्रैश का देखें जहाँ पे बहुत सी एक खातून मेरे ख्याल में एक और चैनल से पहुँची थी और दूसरा रेस्क्यू सर्विस से मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने पूछा कि आपने इनको, चैनल ने तो ये अवार्ड दिया है, आपने इनको क्या अवार्ड दिया कुछ हमारे अफसरान से। तो मैंने कहा कि आप मुझे इस तरह मत देखें कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं एक रेस्क्यूअर हूँ और रेस्क्यूअर्स की जो तरबियत है वो बराबर पैराई पे की जाती है, इसलिए मेरा भी उतना ही रोल है जितना एक मेल रेस्क्यूअर का है। और इसी तरह से गखड़ प्लाजा का इंसिडेंट मैं अभी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती, जिसने पाकिस्तान में फायर फाइटिंग की तारीख को जिद्दत भी बख्शी और उसकी वजह से बिल्डिंग बाय लॉज और कवानीन रिवाइज भी हुए। और वो एक ऐसा सानिया था जिसमें हम लगातार ऑपरेशंस में अपने जो मेल कोलीग्स हैं उनके साथ साथ काम करती रही। अच्छा दीबा, मतलब ये मेरा मानना ये है और आपको मालूम है मैं हमेशा मैं समझती हूँ हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने इन हीरोज़ को सपोर्ट करना है जो गुमनाम रहते हैं, जो पसे पर्दा रहते हैं। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं और ये मैं मतलब लफ्जी तौर पे नहीं कह रही, पूरी दुनिया आप लोगों को रियल हीरोज़ मानती है कि जेंडर बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। कोई हादसा होता है, खुदा न खास्ता, वहाँ ख़वातीन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जो एक खातून जिस तरह से बाज़-औक़ात प्राइवेसी की मामलात को हैंडल कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है। वी मस्ट एक्नॉलेज डॉक्टर रिजवान नसीर एज़ वेल कि जिस तरह से उन्होंने एक माहौल रखा है कि आपको वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेंस, सर्वाइवल और आगे बढ़ने के मौके दिए गए। ये भी एक अच्छी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का कमाल है। मुझे बताना, व्हाट इट टेक्स टू बी अ ब्रेव, स्मार्ट, वो स्ट्रॉन्ग वुमन, क्या चाहिए उसके लिए जो लड़कियां बनना चाहें आपकी तरह और अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड एक रेस्क्यूअर, पहली एशिया की रेस्क्यूअर बनना चाहें, उन्हें क्या करना चाहिए? फ़रा, ये सफ़र आसान नहीं है और बज़ाहिर यूनिफॉर्म में देख के जब लोग आइडियलाइज़ करते हैं, आप भी जिस फील्ड में हैं वो सब दूसरों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये सफ़र डेफिनेटली बहुत सी कुर्बानियाँ मांगता है और बहुत सी सपोर्ट मांगता है। मैं एक्नॉलेज सबसे पहले तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको सेलेक्ट कर दिया है उन लोगों की सफ़ में खड़ा करने के लिए, तो तब ये आपके ऊपर मेहरबानियाँ होती हैं। उसके साथ आपके घर का बहुत अहम रोल होता है, आपके पेरेंट्स, बहन भाई या आपका हस्बैंड, बच्चे, वो सारा एक सपोर्टिव माहौल होता है तो आप ऐसे काम के लिए आगे जा सकते हैं। और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है और फिर वहाँ से जो आप तरबियत हासिल करते हैं, अगर आप वहाँ पे खुद ही फीमेल बन के रहना चाहते हैं कि मैं फ़ीमेल हूँ और मैं नहीं कर सकती या मुझे ये जल्दी छुट्टी मिल जाए, मैं इस काम को, फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन आप करना भी चाहते हैं और मेल डोमिनेटेड इस सोसाइटी में आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी काबिलियत शो भी करते हैं, तो फिर जैसे आपने डॉक्टर साहब की बात पहले की और इसी तरह मेरे बाकी तमाम जो पायनियर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं और अभी भी जो साथ चल रहे हैं, फिर उनके अंदर भी एक एक्सेप्टेंस और वो चीज़ भी आती है और वो आपको स्पेस भी देते हैं। और मेरे ख्याल में आपकी अपनी कमिटमेंट, आपकी फैमिली की सपोर्ट और आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होती हैं जो आपको कोई भी मकाम हासिल करने में मदद देती हैं। बिल्कुल सही दीबा, बहुत शुक्रिया। वी आर प्राउड ऑफ ऑल द रेस्क्यूअर्स जो कि रेस्क्यू 11 टीम का हिस्सा हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा से एशिया की, जनूबी एशिया के पहली सर्टिफाइड टीम है पाकिस्तान की जो किसी भी डिजास्टर को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी रखती है। आप देखिए जिस तरह से दीवा ने सबसे पहले कहा कि मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, हाँ, उन लोगों को हाईलाइट किया जाता है और बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाता है। मैंने हमेशा एसोसिएट किया, एफिलिएट किया इन तमाम इदारों, इन तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि हम इनको हाईलाइट भी करें, एक्नॉलेज भी करें और सैल्यूट भी करें। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत और अहम बातें हैं जिनका कि हम इस वक्त तज़किरा कर रहे हैं और इसके साथ जुड़ा है एक और बहुत अहम मामला जो ख़वातीन के लिए खास तौर पे आम है, लेकिन मर्दों के लिए भी, मर्द भी मेकअप करते हैं, सिर्फ ख़वातीन नहीं करते। आप ठीक कह रही हैं। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वाले होशियार हो जाएं क्योंकि अब पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेने का इरादा कर लिया है और भारी जुर्माने करने की उन्होंने खबर दी है। दस्तावेज जो है वो बताती हैं कि जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वालों पे 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। बिल्कुल, 2 नंबर ब्रांड की बनाए जाने वाली कॉस्मेटिक्स की हम बात कर रहे हैं जिस पर 10,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। गैर मेयारी जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं उन पर 50,000 से 5 लाख रुपए
जुर्माना किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि मिलावट वाले कॉस्मेटिक्स जो हैं जहाँ 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक और भी चीज़ है कि अगर उसकी वजह से स्किन ख़राब हुई ना तो पंजाब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स तरमीमी एक्ट के तहत उस पर 10,000 से 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यानी अब कोई भी खातून अपनी ले जा सकती है कि ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल की, ये मुझे इससे ये डैमेज हुआ है, और उसके बाद वो क्लेम शायद कर सके इस मामले को। एक्सपायर हो जाती है ना कॉस्मेटिक्स, उनको सस्ते दामों बेच दिया जाता है, वो भी बेचने की इजाज़त नहीं होगी, और 10,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना उनको भी किया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, मुल्क की मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुमाइला। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शुमाइला ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, ये हम आपके सामने बता रहे हैं कि मुझे याद है आप अक्सर ये कह रही होती हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो एक डैमेज स्किन के साथ आती हैं। क्या मसाइल हो सकते हैं जिल्द पे अगर एक्सपायर्ड या 2 नंबर या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं कॉस्मेटिक्स की वो इस्तेमाल की जाएं? फरा, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। एक्सपायर्ड, सब स्टैंडर्ड और जो फौरी तौर पे रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं सारे, इतने सारे पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के साथ, जिसको हम स्किन की एक इरिटेशन कह सकते हैं, रेडनेस और फ्लशिंग के साथ, रोजेशिया, एक्नी, गैर ज़रूरी बालों का आ जाना इन दवाइयों के कंटिन्यूस इस्तेमाल से, उसके अलावा पोस्ट स्टीरॉयडल एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कोमिडोन, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि यही जब चेहरे या यही जब जल्द हम धूप में इसको एक्सपोज करते हैं तो उसमें बिल्कुल इतनी सख्त नहीं होती कि वो उस सूरज की रोशनी में उसको इतनी ज़्यादा रेडनेस और फेशियल फ्लशिंग के प्रॉब्लम आते हैं कि वो औरतें फिर सूरज के साथ अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं कर सकती। तो आप रिकमेंड क्या करेंगी कि ख़वातीन जो हैं वो किन चीज़ों को जहन में रखें अगर वो चाहती हैं कि एक अच्छी ग्लोइंग स्किन हो उनकी, जिसपे कॉस्मेटिक कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, अगर करना ही पड़े तो वो गाइडलाइन भी बता दें कि कॉस्मेटिक्स की सिलेक्शन किस बेस पे होनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है फरा कि बनाने वालों से ज़्यादा हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कंज्यूमर साइड पे, कि कंज्यूमर जो है उसकी भी इस तरह की स्किन के मामले में तो लोग इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं और उसके बाद जब ख़राब हो जाती है उतनी पैनिकी हो जाती है। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है, मतलब सुनी सुनाई बातों में इधर उधर से पता करके पूरा ख़ानदान जो है एक ही शेल्फ से क्रीम उठा के लगा रहा है। तो इन सब चीज़ों को इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि एक तो फौरी रिज़ल्ट, जो भी कोई चीज़ आपको कहे कि ये फौरी रिज़ल्ट दे देगी तो उसमें ऐसा क्या है। दूसरी चीज़, द क्वालिटी ऑलवेज कम्स विद द प्राइस। इसको हमेशा ये चीज़ इसमें तो मैटर करती है, कम अज़ कम मेडिसिन के यूज़ में, और इवन अगर हम कपड़ा भी ख़रीदने जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी चेक करके ख़रीदते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा इससे असेस कर सकते हैं। एक तो इंग्रेडिएंट्स अपने पता होने चाहिए, दूसरा असेसमेंट ये हो सकती है कि ये चीज़ हमें कितनी प्राइस में और कितनी उसमें मिल रही है, किस कीमत में मिल रही है। डेफिनेटली जब अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए होंगे, कॉस्मेटिकल ग्रेड होंगे, तो फौरी रिजल्ट्स तो नहीं, उनके रिजल्ट ग्रेजुअल होते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है उसके रिजल्ट ग्रेजुअल होते हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के प्लीज़ अपने फिजिशियन से उसको लिखवाएं। सुनी सुनाई बातों पे या हम सैलून जाके या जाहिर है अगर कोई एक मेडिसिन, ये सब मेडिसिन होती हैं जो अगर एक मेडिसिन किसी पे काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी उसी तरह से काम करे या उसकी रिक्वायरमेंट वही हो। उसमें मे भी हो सकता है कि कुछ उसमें और मसला हो जो कि कंज्यूमर को समझ नहीं आ रहा हो। तो इसमें बहुत ज़रूरी है इंटरेक्शन कंज्यूमर का स्किन के हवाले से, बिकॉज लोग जो है स्किन की किसी भी चीज़ को या उसके ऊपर कोई मसला हो जाए उसको शायद बीमारी नहीं समझते और फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, उसको केयरलेसली डील करते हैं और इतना ज़्यादा उसके दूसरे साइड इफेक्ट के साथ फिर आना शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी बहुत जल्दी आराम नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है फरा, मैं पूछना चाहूँगा कि जो घरेलू टोटके होते हैं इसके अंदर और फिर कुछ क्रीमें होती हैं जो खातीन ना घर में मिक्स कर लेती हैं और फिर वो इस्तेमाल कर बड़ी इन्फॉर्मेशन है वैसे, हमजा इम्प्रेस्ड। नहीं, मैं वो देखता हूं वो क्रीमें। ये जो क्रीमें मिक्स करने का रिवाज है ये कोई 15-20 साल पुराना है। मतलब इसको जितना कंडेम हम लोग करते हैं अपने ऑफिसेज में बैठ के, इवन टीवी पे फरा के साथ तो बहुत सारे शोज में ये बात हो चुकी हुई है कि ये जो मिक्स क्रीम्स हैं और ऐसी क्रीम्स हैं जिनका कुछ पता नहीं है कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही हैं, इसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो दी जाती हैं, लोग बना के देते हैं और कोई एक बाजी होती हैं जो कहती हैं कि बस इससे कोई मैजिक होने वाला है तो वो सबको बांटती हैं और सब बगैर सोचे समझे लगाते हैं। फिर डेफिनेटली मैंने आपसे कहा स्किन एक आपको इफेक्ट तो बड़ा अच्छा मिलता है शुरू में, उसके बाद जब उसको लगाना या तो बंद कर दें किसी वजह से या कंटिन्यूस कुछ अरसे के बाद डेफिनेटली स्किन जो है उसके साइड इफेक्ट्स शो करना शुरू कर देती है। फिर लोग पैनिक में आते हैं।
और फिर जाहिर है परेशान होते हैं। सजेस्ट आप प्रोटोकॉल कोई के ख़वातीन जो आपको सुन रही हैं, इवन मर्द हज़रात भी हमजा की तरह से जो कोई आपको सुन रहे हैं, क्या करें कि अच्छी स्किन को मेंटेन किया जा सके, एक्नी ना हो, हमें फ्रैकल्स ना हो, हमें ये इश्यूज़ हैं इनका सामना ना करना पड़े? हाँ, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किन पे ना कोई जादू नहीं हो सकता। इट्स नेवर अ मिरेकल, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। जो अच्छी स्किन है, कुछ लोग अच्छी स्किन के साथ पैदा होते हैं, फिर उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ लोग एक नॉर्मल स्किन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अगर उसकी केयर अच्छी करें तो वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें जो बैलेंस डाइट, मतलब एक मुस्तकिल एक स्टार्विंग डाइट में रहना और बैलेंस ऑफ डाइट आउट करना, वो स्किन पे इफेक्ट करता है। हाइड्रेशन ऑफ स्किन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, प्रॉपर स्लीप, अपने थोड़े से वर्किंग आवर्स को देखना, और उसके अलावा कोई भी इस तरह की एडिक्शन जिसमें स्मोकिंग है या कोई और इस तरह की चीज़ जो डेफिनेटली बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करती है, तो उसको स्किन को भी उसी तरह डैमेज करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट आधे स्किन के मसाइल हल हो जाए अगर हम उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करें, फेशियल स्किन को और एक्सपोज पार्ट को सन ब्लॉक से, सबसे इम्पोर्टेंट सन ब्लॉक। और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जो हैं, अगर हम प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग और स्किन की हाइजीन और उसकी क्लींजिंग का अपनी स्किन के हिसाब से ख्याल रख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होंगे, यकीनन एक अच्छी स्किन के साथ लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमाइला। और ये जो आया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स तरमीमी एक्ट, होपफुली इससे जो इनफ्लो पेशेंट्स का है जो डैमेज स्किन के साथ जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो कम हो जाएगा। ये आपकी अवेयरनेस के लिए हमने यहाँ पे शेयर किया है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको इफेक्ट करती है, आप उसके बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये कानून साजी हो चुकी है एंड इट्स अ कमेंडेबल जॉब। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कंज्यूमर को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, कि कंज्यूमर को पता हो कि मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी। मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर रातों रात आपको कोई गोरा कर रहा है या आपकी स्किन बेहतर कर रहा है, तो वो आपने क्रीम नहीं लेनी है। तो अब हमजा जो है ना वो क्रीम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ओके, अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसी खबर है कि जो कल जब ये खबर आई थी तो हम सारे जो थे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि PSL से खासी यादें जो थी ना जुड़ी हुई थी। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कराची किंग्स के हेड कोच डीन जॉन्स 59 बरस की उम्र में कल इंतकाल कर गए। अच्छा हमजा, मैं ना आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर एंड फैन, मगर मैं डीन जॉन्स को कभी भी मिस नहीं किया। इनके वजह से एनर्जेटिक जो इनके एक्शंस, रिस्पॉन्सेज, जिस तरह से ख़ासतौर पे PSL का ये हिस्सा बने, जिस तरह से इन्होंने हमारे टीम को, लड़कों को इनकरेज किया। शाहीन आफरीदी को जैसे ये लेके खड़े होते थे, या बहुत सारे आमिर को लेके खड़े होते थे और उनको इनकरेज करते थे, तो ये पाकिस्तानी, ही वॉज कंसिडर्ड हाफ पाकिस्तानी। इतना पाकिस्तानियों को इनसे प्यार था, इतना लगाव। और PSL को प्रमोट करना जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जब पाकिस्तान ने सुपर लीग अनाउंस की थी फरा, तो PSL को प्रमोट करने वालों में जो थे ना डीन जॉन्स थे। इनको मुंबई में दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। डीन जॉन्स 24 मार्च 1961 में मेलबर्न में पैदा हुए थे। वो 1987 का वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहम रुकन भी थे। और इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 52 टेस्ट और 164 वनडे मैचेस जो हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की नुमाइंदगी की हुई है। और अगर 1980 की बात की जाए और 90s के स्टार्ट की बात की जाए ना, तो डीन जॉन्स बेहतरीन बैट्समैन समझे जाते थे, बेहतरीन खिलाड़ी समझे जाते थे, और बड़ा इनको प्रमोट भी किया जाता था, इनकी बड़ी बात होती थी। फिर वसीम अकरम के साथ जब हम इनको कमेंट्री करते हुए देखते थे ना, मैंने तो इनको उसके बाद जब ये आ गए कमेंटेटर बन गए, बेहतरीन कमेंट्री होती थी और ऐसा तज्जिया करते थे कि आपको लगता था आपके दिल की बात। मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड जिसे कहना चाहिए ना स्पोर्ट्स स्टार, जो कि हमसे रुखसत हो गए, और पाकिस्तानियों की बहुत सारी खूबसूरत यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और अफसोस इस बात पे भी हुआ कि वो जो तन्हाई, अकेला मुंबई में जिस तरह से एक कमरे में अचानक उनकी वफ़ात हुई है, इससे बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं उनके दिल भी तोड़े हैं। तो इजाज़त लेते, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, पीर को फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप खुश रहें, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे